हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुकेशन ऑफ ओरिजिन में। दोस्तों, आज इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक एलिमेंट जो 12th में आपके पी ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पी ब्लॉक एलिमेंट का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें वर्ग संख्या 15, 16, 17 और 18 ये टोटल 4 वर्ग से क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2023 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है पी ब्लॉक का। N2 अणु की क्रियाशीलता कम होती है क्यों? N2 अणु की बात करो तो ये नाइट्रोजन की बात हो रही है। अब इस नाइट्रोजन की जो क्रियाशीलता होगी वो सबसे कम होगी, यानी नाइट्रोजन वर्ग 15 का एलिमेंट है और इस वर्ग 15 के तत्वों में सबसे प्रथम तत्व है नाइट्रोजन। वर्ग 15 के तत्वों में सबसे प्रथम तत्व कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। अब इस नाइट्रोजन के बारे में आपको बताना है कि इस नाइट्रोजन यानी N2 की क्रियाशीलता कम होती है। तो देखो, नाइट्रोजन की अगर बात करो तो नाइट्रोजन होते हैं छोटे आकार के, नाइट्रोजन छोटे आकार के होंगे और N2 में यानी नाइट्रोजन में पी पाई आबंध होता है। छोटे आकार के होने के कारण N2 में पी पाई आबंध बनेगा और उसी नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के जब दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओगे तो उन दोनों के बीच में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर नाइट्रोजन की बात कर लो आप, तो ये N2 है। N2 में कितने कितने बॉन्ड? नाइट्रोजन में दोनों के बीच में कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनेंगे। अब दोनों में 3 बॉन्ड बनने के कारण इस बॉन्ड को आसानी से आप तोड़ नहीं सकते। जब 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल आबंध बनेगा, उसके कारण इन तीनों बॉन्ड को प्रेजेंट होने के कारण इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल होंगे दोनों परमाणुओं के बीच में काफी ज्यादा होंगे। यानी जब तक इस तीनों बॉन्ड को तोड़ नहीं पाओगे, जब तक आप नहीं इसको तोड़ोगे, तब N2 की क्रियाशीलता नहीं करवा सकते। तो यही कारण है कि N2 अणु की क्रियाशीलता कम होती है। नाइट्रोजन N2 छोटे आकार के होते हैं तथा इसमें पी पाई आबंध होता है। N2 में 2 नाइट्रोजन परमाणु 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर त्रिआबंध बनाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके क्या बनाएगा? 3 आबंध बनाएगा तथा इस त्रिआबंध को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। जब ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, त्रिआबंध होंगे, तब इन बॉन्ड को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते हो, जिसके कारण ये N2 अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, अर्थात इसकी जो क्रियाशीलता होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर है बातें? एक बार फिर से समझ जाओ, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। N2 यानी नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं। नाइट्रोजन जब छोटे आकार के होंगे तो इनके बीच में पी पाई आबंध होगा और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और उस ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कारण उन ट्रिपल बॉन्ड को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, जिसके कारण वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, अर्थात N2 की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन पे HI की अम्लता HF से अधिक होती है क्यों? देखिए, HI की अम्लता की अगर बात कर ले तो HI और HF को क्या बोलोगे आप? हैलोजन अम्ल के नाम से जानोगे। HI और HF को क्या बोलोगे? हैलोजन अम्ल के नाम से जानोगे। तो HI की अम्लता HF से अधिक क्यों होती है? तो इसमें अगर ये आयोडीन और ये फ्लोरीन, ये दोनों आपके वर्ग 17 के तत्व हैं, जिसको आप हैलोजन समूह के नाम से जानते हो। तो ये क्या क्या है? HF है, HF के बाद HCl, उसके बाद HBr और सबसे लास्ट में HI, ये चारों है। अब इसकी अगर बात कर लो तो HI और HF यानी फ्लोरीन आयोडीन में तुलना करना है, तो जो साइज में सबसे ज्यादा बड़े होंगे, यानी ये फ्लोरीन का साइज, ये क्लोरीन का साइज, ये ब्रोमीन का और ये आयोडीन का साइज, तो साइज में जो बड़ा होगा उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। यानी आयोडीन के आबंध की लंबाई, ब्रोमीन के आबंध की लंबाई, क्लोरीन के आबंध की लंबाई और फ्लोरीन के आबंध की लंबाई। तो आबंध की लंबाई जिसकी छोटी, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट। आबंध की लंबाई जिसकी बड़ी, उस बॉन्ड को तोड़ना एकदम आसान। अब यहां से HI की HBr, HCl, HF, अब यहां से हाइड्रोजन आयन को निकालना है, H+ आयन को निकालना है। तो H+ आयन को जब निकालोगे तो जिस आबंध की लंबाई छोटी होगी वहां से H+ आयन को आसानी से आप नहीं निकाल सकते।
जिस आबंध की लंबाई बड़ी होगी वहां से H प्लस आयन को आप आसानी से निकाल सकते हो। तो H प्लस आयन यहां से आसानी से टूट के निकल जाएगा, तो HI की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी और HF की अम्लीयता सबसे कम होगी। तो ये सवाल है कि HI की अम्लीयता ज्यादा क्यों होती है HF से, यानी HI की अम्लीयता HF से अधिक क्यों होती है। तो देखिए हाइड्रोजन अम्ल में HI, ये जो हाइड्रोजन अम्ल है उस हाइड्रोजन अम्ल में HI आयोडीन बड़े आकार, आयोडीन का आकार कैसा होता है, बड़ा होगा ना, बड़े आकार तथा कम विद्युत ऋणात्मक के होते हैं। इसके आयोडीन की आकृति बड़ी होगी और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता कम होंगे, तो जो आसानी से जल में वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं। जब इसको पानी में घोलोगे तो ये आसानी से टूट जाएगा और H प्लस आयन में कन्वर्ट करेगा, आसानी से वियोजित होकर क्या दे देगा, H प्लस आयन दे देगा। परंतु HF में फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण H प्लस आयन आसानी से नहीं देता है, अर्थात HI की अम्लीयता HF से अधिक होती है। तो HI की अम्लीयता HF से क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि HI में आयोडीन बड़े आकार के होते हैं तथा कम विद्युत ऋणात्मक के होते हैं और जल में घुलकर आसानी से H प्लस आयन देगा, परंतु फ्लोरीन छोटे आकार के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण H प्लस आयन आसानी से नहीं देख पाएगा, अर्थात HI की अम्लीयता HF से अधिक होती है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चंस में उलटफेर ये कर सकता है कि तुलना यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन का किया, तुलना आपका क्लोरीन ब्रोमीन का भी कर सकता है, तुलना आपके आयोडीन और ब्रोमीन के भी हो सकते हैं, तुलने HF HBr के भी हो सकते हैं। तो किसी से भी तुलना करो, मेन थीम आपका ये है, ये आप मेन थीम पकड़ के चलो तो आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर चुटकियों में लिख सकते हो। क्लियर है बातें। आगे सवाल है, नाइट्रोजन NCl3 यौगिक बनाता है परंतु फास्फोरस PCl3 PCl5 दोनों बनाता है क्यों। ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नाइट्रोजन क्या करता है, केवल NCl3 बनाता है। नाइट्रोजन की अगर बात कर लो तो नाइट्रोजन केवल क्या बनाएगा, NCl3 ही बनाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है। तो नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं, नाइट्रोजन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है। फास्फोरस का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये फास्फोरस का विन्यास और ये नाइट्रोजन का विन्यास। नाइट्रोजन की अगर बात करो तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल की उपस्थिति नहीं होती, लेकिन फास्फोरस में d ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है। क्लियर है। नाइट्रोजन में कोई d ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन फास्फोरस में d ऑर्बिटल होते हैं। d ऑर्बिटल होने और नहीं होने का कारण है कि नाइट्रोजन में केवल दूसरा सेल है। नाइट्रोजन का जब विन्यास आप लिखोगे तो केवल दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, लेकिन फास्फोरस का जब विन्यास लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में प्रवेश कर जाएगा। और तीसरे सेल कहने का मतलब है कि तीसरे सेल में s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन दूसरे सेल में केवल s ऑर्बिटल और केवल p ऑर्बिटल, सिर्फ दो ऑर्बिटल होते हैं s और p, लेकिन तीसरे सेल में sp d तीनों होते हैं। तो तीसरे सेल यानी फास्फोरस में d ऑर्बिटल की प्रेजेंसी होगी। तो ये देखो, नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं तथा इसमें d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है, d ऑर्बिटल इसमें नहीं होते, तथा यह नाइट्रोजन p पाई आबंध बनाते हैं। ये जो नाइट्रोजन होगा ये कैसा आबंध बनाएगा, p पाई आबंध बनाएगा। इसकी संयोजकताएं एकमात्र होती है, इसकी एकमात्र वैलेंसी होगी 3। ठीक है। इसकी एकमात्र संयोजकताएं 3 होती है, इसलिए यह सिर्फ NCl3 बनाता है, इसलिए यह केवल क्या बनाएगा, NCl3 बनाएगा, केवल NCl3 बनाएगा। परंतु फास्फोरस बड़े आकार के कारण, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, तीसरे सेल में जाएगा, प्रवेश करेगा इसके इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस के बड़े आकार के कारण d ऑर्बिटल की उपस्थिति होगी। फास्फोरस बड़े आकार के होंगे जिसके कारण इसमें d ऑर्बिटल की उपस्थिति होगी तथा ये p पाई d पाई आबंध बनाएगा, तथा ये क्या बनाएगा, p पाई भी बनाएगा, d पाई भी बनाएगा, जिसके कारण इसकी दो संयोजकताएं होती हैं 3 और 5, जिसके वजह से ये PCl3 भी बनाएगा और PCl5 भी बनाएगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से कर लो। फिर से, नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं, क्या सुन, नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं तथा नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन केवल p पाई आबंध बनाएगा। परंतु
फास्फोरस बड़े आकार के होते हैं तथा फास्फोरस में डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण फास्फोरस पी पाई डी पाई दोनों बनाएगा। नाइट्रोजन में एकमात्र संयोजकताएं होती है 3, इसलिए नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाएगा, परंतु फास्फोरस में 2 संयोजकताएं होती है डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण 3 और 5, जिसके कारण वो PCl3 भी बनाएगा और PCl5 भी बनाएगा। क्लियर है बातें? एक बार फिर से, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन में पी पाई आबंध होता है और डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है। नाइट्रोजन में एकमात्र संयोजकताएं 3 होने के कारण ये केवल NCl3 बनाएगा, परंतु फास्फोरस बड़े आकार के होते हैं तथा फास्फोरस में डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये पी पाई डी पाई आबंध बनाएगा और फास्फोरस में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं 3 और 5, जिसके कारण ये फास्फोरस PCl3 भी बनाएगा और PCl5 भी बनाएगा। क्लियर है? इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सस्ता वाली बात। आगे क्वेश्चंस पे आ जाओ। NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है क्यों? NH3 मतलब अमोनिया और PH3 मतलब फॉस्फिन। तो अमोनिया भी गैस, फॉस्फिन भी गैस, लेकिन अमोनिया का क्वथनांक आपके PH3 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है आपको ये बताना है। देखो, अमोनिया का क्वथनांक NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक है क्यों? तो NH3 में नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं। NH3 में जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा आकार का होगा? छोटे आकार के होते, ठीक है। तथा NH3 में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करना, ठीक है। सबसे बड़ा कारण है क्वथनांक अधिक होने का। NH3 में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनता है। NH3 में क्या बनेगा? अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है, परंतु PH3 में फास्फोरस यानी P बड़े आकार के कारण कोई अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा, अर्थात NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होगा। अब यहां पे बात कर लो कि NH3 और PH3 की अगर बात करो तो NH3 और PH3 में नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होंगे, नाइट्रोजन में जो होंगे वो अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाएंगे। अब यहां से बात कर लो कि देखो, नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड और PH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। तो आपको यहां से अंतर दिख रहा है ना, NH और PH में। NH नाइट्रोजन छोटे आकार के तो छोटा बॉन्ड, फास्फोरस बड़े आकार के तो बड़ा बॉन्ड, ठीक है। अब इस बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ सकते हो, इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ दोगे, इस बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड काफी आकर्षण से जुड़े होंगे, तभी इसी को बोलोगे आप अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसी के कारण इसके क्वथनांक ज्यादा होते हैं। लेकिन PH3 की बात करो तो बॉन्ड बड़े आकार के कारण ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसके कारण ये PH3 में कोई भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, अर्थात इसके क्वथनांक कम होंगे। तो सबसे कम क्वथनांक किसका इन दोनों में अगर बात कर लो तो अमोनिया का क्वथनांक ज्यादा होता है PH3 से। क्यों? क्योंकि अमोनिया में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि NH3 का आबंध कोण PH3 से ज्यादा होता है क्यों? तो सेम बात है, NH3 में नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं तथा नाइट्रोजन में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनता है, परंतु फास्फोरस बड़े आकार के होते हैं और फास्फोरस में कोई अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता, अर्थात NH3 का आबंध कोण PH3 से अधिक होता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन है, संपर्क विधि एवं ओस्टवाल विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम दो। संपर्क विधि और ओस्टवाल विधि क्या होता है? ध्यान दो इधर। संपर्क विधि एक प्रकार का ऐसा विधि है जिससे आप गंधका अम्ल का उत्पादन कर सकते हो, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। और ओस्टवाल विधि एक ऐसा विधि है जिससे आप नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर सकते हो। तो इसमें उत्प्रेरक का नाम बताना है, तो ये आंसर यहां से हम लिखते हैं संपर्क विधि। संपर्क विधि में किसका उत्पादन होता है? गंधका अम्ल का। किसका? गंधका अम्ल का उत्पादन होता है। गंधका अम्ल का उत्पादन होता है। और दूसरा जो है आपका ओस्टवाल विधि। ओस्टवाल विधि में किसका उत्पादन होता है? नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। याद रखना इस बात को, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। और इसमें जो कैटलिस्ट शामिल होंगे, उत्प्रेरक कौन शामिल होंगे? देखो,
संपर्क विधि में जो कैटलिस्ट शामिल होगा उत्प्रेरक, उसका नाम है V2O5 वेंडियम पेंटाऑक्साइड, और इसमें जो कैटलिस्ट शामिल होगा इसका नाम है प्लेटिनम। ठीक है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं। संपर्क विधि से गंधकाम्ल का उत्पादन करोगे जिसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या होगा, V2O5 वेंडियम पेंटाऑक्साइड। पुष्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करोगे जिसमें उत्प्रेरक कौन शामिल होगा, प्लेटिनम। ठीक है, आगे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अमोनिया एक अच्छा लिगैंड है क्यों? तो अमोनिया के बारे में अगर बात कर लो तो ये एक अच्छा लिगैंड की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और इस अमोनिया में नाइट्रोजन के पास होते हैं एक एक्स्ट्रा लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर को जिस इलेक्ट्रॉन वैसे एलिमेंट को डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन है, कोई एक प्रोटॉन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पर चार्ज क्या होगा, P प्लस होगा चार्ज ना। तो ये अमोनिया क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। तो लोन पेयर अमोनिया अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसके कारण ये एक अच्छे लिगैंड की तरह व्यवहार करेगा। तो अमोनिया एक अच्छा लिगैंड क्यों होता है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये छोटे आकार होने के कारण ये जो नाइट्रोजन है ये अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण ये एक उत्तम लिगैंड की तरह व्यवहार करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पी ब्लॉक क्वेश्चन से, वर्ग 15 के क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पी ब्लॉक के इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करो। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया है। आप इसको कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, फिर अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे 5 नंबर में क्वेश्चंस। नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन की कैसे किस प्रकार से करोगे, उसकी विधि का वर्णन करें। नाइट्रिक अम्ल जो है, उस नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन आप किस विधि से करोगे, उस विधि का आपको वर्णन करना। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशंस का सबसे फेमस क्वेश्चन है पी ब्लॉक एलिमेंट का। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन। 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, 23 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन की विधि आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर बात कर लो कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हम लोग किससे करेंगे, अमोनिया से करेंगे। कैसे करेंगे, तो अमोनिया को जब हवा के संपर्क में अभिक्रिया करवाओगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उसमें कुछ अलग अलग प्रक्रिया होगी। पहले जब अमोनिया को हवा के साथ अभिक्रिया करवाओगे एक उत्प्रेरक प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो वो क्या बन जाएगा, वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। फिर उसको ऑक्सीकरण कराओगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करवाओगे, जल की बौछार करवाओगे, तो वो अभिक्रिया करके सांद्र HNO3 का निर्माण हो जाएगा। तो किस प्रकार से विक्रिया होता है, और फिगर भी सबसे आसान और एक्सप्लेनेशन भी एकदम आसान है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे हम लोग करेंगे नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन। सबसे पहले ये है आपका डायग्राम, बारी बारी से समझते हैं। ये है सबसे पहले ऐसा कंटेनर बनाना है ना। एक कंटेनर है, इसमें ये जो आपका इस तरह से दिख रहा है ना, ये जाल लगा हुआ है, और ये जाल किसका है, प्लेटिनम का है। ये जो जाल है, ये जाल किसका है, प्लेटिनम का जाल है। यानी इसमें 90% प्लेटिनम है और 10% रोडियम है। 10% क्या है, रोडियम, यानी रोडियम उसको बोल सकते हो। रोडियम भी एक मेटल है। प्लेटिनम प्लस रोडियम का एक जाली है जिसमें प्लेटिनम की मात्रा 90% है। तो जनरली इसको आप क्या बोलोगे, प्लेटिनम का ही कैटलिस्ट बोलोगे। अब यहां से देखो, यहां से क्या जा रहा है, अमोनिया NH3 प्लस एयर। अमोनिया को जब अमोनिया वायुमंडल से एयर हवा को लेके इस प्लेटिनम की जाली को प्रवेश करते हुए इस कंटेनर में जाएगा, यानी कूलर वाले कंटेनर में जाएगा। ये कूलर वाले कंटेनर में पहले क्या होगा, ये ठंडा होगा। पहले देखो क्या होगा, NH3 जब हवा के साथ जाएगा तो यहाँ पे जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, NH3। ये जा रहा है NH3। NH3 आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, वायु के साथ आ रहा है ना, O2 के साथ आ रहा है। जब NH3 O2 के साथ आएगा तो ये प्लेटिनम की जाली से होते हुए जाएगा, प्लेटिनम की जाली से होते हुए, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये आपके बन जाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहाँ पे इस वाले कंटेनर में विक्रिया होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में जल बाहर निकल जाएंगे। समीकरण को बैलेंस करने के लिए आप इसको समीकरण को बैलेंस कर सकते हो। नाइट्रोजन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 लगा दो,
4 नाइट्रोजन यहाँ लगा दो, 5 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। क्लियर है? तो पहले ये रिएक्शन तो बाद की बात है, पहले आपको ये समझना है कि अमोनिया हवा से अभिक्रिया किया, अमोनिया हवा के साथ मिलके ये जाली से होते हुए इस वाले कंटेनर में गया। तो जैसे ही जाली को पार करेगा अमोनिया और हवा, जैसे ही जाली के संपर्क में आएगा तो ये सीधे क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस कंटेनर से, इस पाइप से होते हुए कूलर चेंबर में प्रवेश करेगा। ये है आपका कूलर चेंबर। इस कूलर चेंबर में आने के बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड कूलर चेंबर में आने के बाद पहले ठंडा होगा। क्या होगा? पहले ठंडा होगा। जब ये ठंडी पूरी तरह हो जाएगी तब ये प्रवेश कर जाएगा ऑक्सीकरण चेंबर में, यानी ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में तो पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीकरण कक्ष का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से मौजूद रहेगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत करा के क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। ये ऑक्सीकरण कक्ष में जो पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कराएगा और ऑक्सीकरण करा के क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के बाद इस पाइप के द्वारा ये जो अंदर में पहले से पानी पड़ा हुआ है, इस पानी में प्रवेश करेगा। यानी ऊपर से पानी की बौछार इस पे आएगी, ये NO2 यहाँ पे प्रवेश करेगा, ये NO2 यहाँ पे जाके जल के साथ अभिक्रिया करेगा और जल के साथ अभिक्रिया करके सीधे ये क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, जो कि 60% आपके सांद्र नाइट्रिक अम्ल होंगे। क्लियर है? एकदम सस्ता। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अमोनिया हवा के साथ मिलके प्लेटिनम की जाली से होते हुए प्रवेश करेगा। तो जैसी प्लेटिनम की जाली से प्रवेश करेगा अमोनियम हवा के साथ, तो ये बना लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन के इस पाइप के द्वारा कूलर चेंबर में आएगा। कूलर चेंबर में ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद यही नाइट्रिक ऑक्साइड चला जाएगा ऑक्सीकरण कक्ष में इस पाइप के द्वारा। जैसे ही ऑक्सीकरण कक्ष में जाएगा तो ऑक्सीकरण कक्ष में पहले से ऑक्सीजन मौजूद है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनवा देगा। क्लियर? अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे इस ऑक्सीकरण कक्ष में बना तो ये सीधे इस पाइप के द्वारा चला जाएगा वाटर वाले मॉलिक्यूल, जहां पे पानी की प्रेजेंसी पहले से है, यानी इसको बोलेंगे अवशोषण कक्ष। तो जैसे ही पानी के साथ ये मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो सीधे ही अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल, जो कि 60% सांद्र होंगे। अब ऐसे देखो, पहले यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज बारी बारी से पढ़ते जाते हैं। अमोनिया तथा वायु हवा के मिश्रण को, इन दोनों के मिश्रण को प्लेटिनम जाली या रोडियम प्लेटिनम मिश्र धातु उत्प्रेरक पर, ये प्लेटिनम की जाली या तो रोडियम और प्लेटिनम मिश्र धातु उत्प्रेरक पर 1070 केल्विन तापमान पर जब हम प्रवाहित करवाएंगे इन दोनों को इस जाली से होते हुए 1070 केल्विन तापमान पर जब हम प्रवाहित करवाएंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO बन जाएगा। तो जब अमोनिया को हवा के साथ मिश्र करके वायु के साथ प्लेटिनम की जाली से होते हुए 1070 केल्विन तापमान पर प्रवाहित करवाएंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, यानी ऑक्सीकृत होगा। क्लियर है बातें? अब यहां से देखो क्या होगा, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा फिर क्या होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा कहां पे होगा, ये कूलर वाले कक्ष में है ना, इस कूलर कक्ष में ठंडा होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा कर ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीकृत कराकर, यहां पे इसको ठंडा करके ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीकृत कराकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में परिवर्तित किया जाता है ना। ऑक्सीकृत कराकर NO2 में परिवर्तित कराया जाता है। ये NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजेंगे तो वहां पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये NO को क्या कर देगा, ऑक्सीकृत करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, NO2 बनवा देगा। और ये NO2 क्या करेगा, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यानी NO2 को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित कराने पर, ये रहा आपका अवशोषण कक्ष है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करवाने पर ये चला जाएगा अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करवाने पर जल के संपर्क में आकर, जैसे ये जल के संपर्क में है ना, ऊपर से वाटर की फुहारे, पानी की बौछार आ रही है ऊपर से, जल में प्रवाहित करवाने पर जल के संपर्क में आकर तनु नाइट्रिक अम्ल का उत्पाद कर लेता है। जैसे ये आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अवशोषण कक्ष में प्रवेश करेंगे तो ये जल के संपर्क में आकर क्या बनाएंगे,
नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर लेंगे। तो ये NO2 जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कर लेगा। सही बात। अब ये नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त NO को पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में, ये जो NO मिला है इस NO को पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में भेजना है। अब जैसे पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में भेजोगे तो प्राप्त अम्ल का सांद्रण 50 से 60% आपको नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। तो इस प्रक्रिया से नाइट्रिक अम्ल का अपन उत्पादन करेंगे। अब यहां से क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आपके यहीं से पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला आएगा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टबाल विधि द्वारा किया जाता है। क्लियर है। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से, ओस्टबाल विधि से। आप याद रखना इसको, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टबाल विधि से होता है। किस विधि से, ओस्टबाल विधि से होता है नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, पहली बात। दूसरा सवाल यहां से क्या आएगा कि नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन यानी ओस्टबाल विधि में जो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होगा उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन शामिल होगा। तो उत्प्रेरक के रूप में कौन शामिल होगा, प्लेटिनम। ठीक है, ये जो प्लेटिनम की जाली है ना, ये जो प्लेटिनम की जाली है यही आपके क्या शामिल होंगे, उत्प्रेरक के रूप में शामिल होंगे, कैटलिस्ट के रूप में शामिल होंगे। क्लियर है, दो सवाल। अब यहां से तीसरा सवाल ये भी आ सकता है कि नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में जो उत्पादित होते हैं वो अमोनिया को, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन किसके किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। यानी ऐसा सवाल आ जाए, थोड़ा सा चेंज कर दे लैंग्वेज, कि नाइट्रिक अम्ल के जब अपन उत्पादन करते हैं तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है उसमें सर्वप्रथम किस किस अणुओं का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कौन कौन से अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। तो अमोनिया और हवा। क्लियर है बातें। तो ये थे नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के सबसे इंपॉर्टेंट बातें। अब ये इसके डिस्कशन अच्छे से किए हो। आई होप कि आपको ये चीजें डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से लिख के आ सकते हो, तो आप इसको जल्दी से कॉपी करो और फिर इसके बाद एक और विधि है, हम उस क्वेश्चंस पे आएंगे जल्दी से। तो पी ब्लॉक के अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका नाम है संपर्क विधि से गंधका अम्ल का उत्पादन कैसे करोगे। और ये 5 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस इस बार 2023 में आप लिख के आओगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो कैसे उत्पादन करोगे गंधका अम्ल का। गंधका अम्ल की अगर बात कर लो, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन आपको करना है संपर्क विधि से। तो देखो सबसे पहले डायग्राम को समझो। डायग्राम में क्या है, ये कंटेनर आपको प्रत्येक कंटेनर में कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी, है ना। तो सबसे पहले ले लो ये छोटा सा कंटेनर, शुरुआत में इसमें एक लगा होता है सल्फर बर्नर और यहां से एयर प्रवेश करेगा। यहां से क्या प्रवेश करेगा, एयर, हवा यहां से प्रवेश करेगा। तो ये हवा सल्फर बर्नर जो प्रेजेंट है, ये सल्फर के साथ हवा अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। सबसे पहले क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड ये डस्ट चेंबर में प्रवेश करेगा। ठीक है, डस्ट चेंबर। इस डस्ट चेंबर में जाने के बाद ये यहाँ पे साफ होगी। जो हवा में धुलकण प्रेजेंट होंगे वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आ जाएगा, तो उसमें जो धुलकण उपस्थित होंगे वो धुलकण इस डस्ट चेंबर में क्या होंगे, क्लीन हो जाएंगे। अब ये डस्ट चेंबर में क्लीन होने के बाद कुछ और इसके क्लीन होने की प्रक्रिया होगी। ये वाटर चेंबर में प्रवेश करेगा। जब यहां से कुछ धुलकण डस्ट चेंबर में प्रवेश, ये डस्ट चेंबर से रिमूव होगा, तो ये कुछ धुलकण और जो प्रेजेंट है वो वाटर चेंबर में जाएगा। और ये वाटर चेंबर, उस पर जब जल की बौछार होगी तो वहां से भी कुछ प्रक्रिया साफ होगी और सीधे ये प्रवेश करेगा जहां पे सांद्र H2SO4 की आपके चेंबर प्रेजेंट है। यहाँ पे H2SO4 क्या होंगे, उस SO2 गैस पे H2SO4 की बौछार आएगी और वो बौछार H2SO4 आने के बाद ये सीधे चला जाएगा इस चेंबर में और यहाँ पे आर्सेनिक द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा SO2 गैस का। अब इस चेंबर में आर्सेनिक द्वारा शुद्धिकरण करके फिर ये चला जाएगा टेस्टिंग बॉक्स में, जहां पे SO2 गैस को जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद ये फिर चला जाएगा SO2 गैस उत्प्रेरकीय परिवर्तक वाले चेंबर में, जहां पे पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये SO2 को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के ये सीधे SO3 में कन्वर्ट कर देगा
और वहां पे जो कैटलिस्ट की प्रेजेंसी होगी उस कैटलिस्ट का नाम होगा भेंडियम पेंटाऑक्साइड, और इसी भेंडियम पेंटाऑक्साइड के कारण ये SO2 गैस SO3 गैस में परिवर्तित होगा, मतलब ऑक्सीकृत होगा। जब ये SO3 गैस ये बन के इस पाइप के द्वारा जब इस चेंबर में प्रवेश करेगा, अब SO3 गैस पर जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार पड़ेगी तो ये सीधे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ओलियम बना लेगा। क्या बनाएगा? यहाँ से आपका क्या निकल रहा है? ओलियम निकल रहा है ना, H2SO7। ये ओलियम जैसे ही बनेगा, ये ओलियम पुनः जल के साथ अभिक्रिया करके आपको क्या दे देगा? 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कर देगा, और इसी विधि का नाम है संपर्क विधि। क्लियर है? एक बार थ्योरी को पढ़ लो, क्या कहता है थ्योरी। देखो, गंधका अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि से किया जाता है। पॉइंट को नोट करो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। गंधका अम्ल का उत्पादन किस विधि से होता है? संपर्क विधि से होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। गंधका अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि से किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा? सल्फर या आयरन पायराइड, ये जो सल्फर है, सल्फर या आयरन पायराइड, सल्फर का बर्नर है, आयरन पायराइड का बर्नर है। सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की अधिकता में, मतलब हवा के साथ, हवा की उपस्थिति में, वायु की अधिकता में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जब ये सल्फर को वायु के साथ जब इसको हीट करोगे, जलाओगे, तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। या तो फिर आयरन पायराइड को वायु के साथ जब जलाओगे तो ये भी क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। पहला काम ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड को डस्ट चेंबर में भेज के साफ करना है, फिर भी उसमें कुछ धूलकण प्रेजेंट होंगे तो वाटर चेंबर में भेजना है, तो वो धूलकण पूरी तरह धुल जाएगी। फिर वो उसको भेज देना है सल्फ्यूरिक अम्ल वाले चेंबर में, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार होगी। फिर ये चला जाएगा आर्सेनिक शुद्धिकरण चेंबर में, जहां पे आर्सेनिक द्वारा उसको शुद्ध किया जाएगा। फिर ये चला जाएगा टेस्टिंग बॉक्स में जांच होने के लिए। जब ये जांच खत्म हो जाएंगे तब ये चले जाएंगे उत्प्रेरकीय परिवर्तक में, और ये उत्प्रेरकीय परिवर्तक में पहले से प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन। ये SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएगा भेंडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये SO2 गैस को ऑक्सीकृत करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, SO3 गैस। क्लियर? और यही SO3 गैस पे जब सांद्र H2SO4 की बौछार आएगी तो ये सीधे क्या बन जाएगा? ओलियम। आपके समीकरण में यही दे रखा, यहां तक क्लियर है बातें? अब क्या करना? प्राप्त SO2 को, ये जो SO2 मिला है, इस SO2 को एक उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में, यहां जो उत्प्रेरक शामिल है, यहां तक प्रक्रिया हो जाएगा खत्म, शुद्ध होगा, जांच होगा, टेस्ट होगा, सब खत्म हो जाएगा, तब यहां पे इस चेंबर में आएगा। V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराकर SO3 में बदला जाता है। ये जो SO2 मिलेगा, प्राप्त SO2 गैस को V2O5 भेंडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत कराकर किस में बदल जाएगा? SO3 गैस में। तो SO2 प्लस O2 ये अभिक्रिया करके क्या बन गया? SO3 गैस। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करो, ये एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएगा यहां से कि SO3 गैस को ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो SO3 गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा? V2O5 भेंडियम पेंटाऑक्साइड। क्लियर है बातें? अब जो मिलेगा आपको SO3 गैस, प्राप्त SO3 को 98%, यहां से जो SO3 मिल जाएगा इसको 98% सांद्र H2SO4 में अवशोषित किया जाता है। यानी SO3 को सांद्र H2SO4 के साथ उसको अवशोषित करेगा, मतलब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, अवशोषित किया जाता है, जिससे ओलियम यानी H2H2O7 का उत्पादन होता है। जब SO3 H2SO4 के साथ आएगा तो सीधे क्या बन जाएगा? ओलियम बन जाएगा। यहां से SO3 प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? H2H2O7। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओलियम। क्या इसका नाम है? ओलियम, H2H2O7। अब जो ओलियम को, ये जो ओलियम मिला है, इस ओलियम को तनुकरण जल से कराने पर, जब इसको जल के साथ अभिक्रिया करोगे, तनु करवाओगे, तो ये सांद्र H2SO4 प्राप्त हो जाएगा, और यही सांद्र H2SO4 96 से 98% शुद्ध होगा। तो ये विधि है आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन यानी गंधका अम्ल के उत्पादन की। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो कहां से आएगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आएंगे, सारे स्टार मार्क कर दिए है ना। ये क्वेश्चंस भी आएगा ऑब्जेक्टिव, यहां से ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। पहला तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि संपर्क विधि से यानी किस विधि से गंधका अम्ल का उत्पादन होगा? संपर्क विधि। दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा कि SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर किसकी उपस्थिति में SO3 में परिवर्तित किया जाता है? तो V2O5। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तीसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे
कि ओलियम के निर्माण में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव एक और उपस्थित होगा, तो उसमें क्या होगा आंसर, SO3 गैस। क्लियर, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल आए हैं। और ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O7। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 5 नंबर में आया तो आप इसको अच्छे से डायग्राम के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसको लिख सकते हो। ये है आपका पार्ट 1 वाला और ये है पार्ट 2 वाला। ये डायग्राम के साथ पहले यहां तक और फिर यहां से। तो ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से नोट्स करो। आई होप ये सारे विधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स को आप कॉपी कर लो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो।